तो पावर एमिटेड कितना है, तो सिग्मा ई ए जो भी इसका सरफेस एरिया है टी का पावर 4 माइनस पावर एब्जॉर्ब्ड कितना है सिग्मा ई ए इंटू टी एस का पावर 4। तो ये अपना इक्वेशन बन गया डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4। ये इक्वेशन किससे आया, ये इक्वेशन हीट ट्रांसफर से आया, मतलब रेडिएशन वाले फॉर्मूला से। अब कैलोरीमेट्री वाला इक्वेशन लिखें तो इससे अगर डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट निकल गया नेट, तो इसके टेम्परेचर में चेंज आएगा तो ms इंटू डी टी विथ माइनस साइन। क्यों, टेम्परेचर का चेंज नेगेटिव है, कम हो रहा है तो डी क्यू बाई डी टी इज माइनस एम एस डी टी बाई डी टी। ये सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 माइनस एम एस डी टी बाई डी टी इज सिग्मा ई ए टी का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4। dt by dt is minus sigma EA upon ms t का पावर 4 माइनस ts का पावर 4। ये आया। अब यहां देखो, यहां क्या दिख रहा है, dt by dt is t माइनस ts। हम लोग का क्या रहा है, dt by dt t का पावर 4 माइनस ts का पावर 4। तो अभी अजम्पशन लेना बाकी है। t माइनस टी एस ये हुआ डेल्टा t के बराबर। तो जहां पर भी t आ रहा है वहां पर हम टी एस प्लस डेल्टा टी लिख सकते हैं। t की जगह टी एस प्लस डेल्टा टी रख देते हैं, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी टी इज माइनस सिग्मा ई ए अपॉन एम एस टी एस प्लस डेल्टा टी का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4। इस पूरे में से टी एस का पावर 4 कॉमन निकाल लेते हैं। डी टी बाई डी टी माइनस सिग्मा ई ए टी एस का पावर 4 अपॉन एम एस। और सराउंडिंग का टेम्परेचर भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, समझना। सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर कम होते जा रहा है, सराउंडिंग कांस्टेंट है। 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी एस का पावर 4 माइनस 1। नाउ डेल्टा टी इज मच मच लेस देन टी एस। हम लोग अजम्पशन ले लिए कि डेल्टा टी जो है वो टी एस से बहुत ही छोटा है, टी से छोटा है, टी एस से छोटा है, दोनों से बहुत बहुत छोटा है। तो अगर डेल्टा टी टी एस से बहुत छोटा है, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टी बाई टी एस इज मच लेस देन 1। तो ये अगर मच लेस देन 1 है तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोग कर देंगे। तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी टी इज माइनस सिग्मा ई ए टी एस का पावर 4 अपॉन एम एस 1 प्लस 4 डेल्टा टी बाई टी एस माइनस 1। तो एक तो ये 1 चला गया, यहां नीचे बचेगा ts, यहां ts का पावर 4 है तो ये जाएगा, तो इधर 3 बचेगा। तो ओवरऑल अपने पास बचा dt बाई डी टी इज माइनस सिग्मा ई ए टी एस क्यूब अपॉन एम एस, 4 भी है, माइनस 4 सिग्मा ई ए टी एस क्यूब अपॉन एम एस इंटू डेल्टा टी। अब ये पूरा सामान जो है ये तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं k। और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है t माइनस टी एस। तो ये लिखा हुआ है डी टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स t माइनस टी एस। ये आ गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक्सप्रेशन। तो अब इसमें हम लोग एक अजम्पशन यूज किए बीच में, क्या, ये वाला डेल्टा टी इज मच लेस देन टी एस।
यहाँ पर ये भी लिख देते हैं, टीएस बोल दो, टी बोल दो, दोनों से ही छोटा है। किसी एक से छोटा होगा तो अपने आप दूसरे से छोटा हो ही जाएगा। ठीक है, अब अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो वैलिड है, इससे अब हम लोग बॉडी का टेम्परेचर किसी भी टाइम पर अगर हमको लिखना हो, इसका टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का TS है, तो हम लोग लिख रहे हैं dt बाई dt इज माइनस k टाइम्स T माइनस TS। dt अपॉन T माइनस TS इज इक्वल टू माइनस k dt। इंटीग्रेट कर लेते हैं, इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं बॉडी का T नॉट से लेकर T तक, टाइम 0 से लेकर T तक। अब क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड है, तो हम देख रहे हैं कि बॉडी का टेम्परेचर टाइम के फंक्शन में जो लिखेंगे वो एक्सप्रेशन क्या बनेगा। इसको डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ln ऑफ T माइनस TS फ्रॉम T नॉट टू T माइनस k इंटू T फ्रॉम 0 टू T। लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा ln T माइनस TS अपॉन T नॉट माइनस TS इज माइनस KT। T माइनस TS अपॉन T नॉट माइनस TS is e to the power minus kt. T minus Ts is T naught minus Ts e to the power minus kt. तो टेम्परेचर इज इक्वल्स टू Ts प्लस T नॉट माइनस Ts e टू द पावर माइनस kt। यह आ गया एक्चुअल वेरिएशन टेम्परेचर का टाइम के फंक्शन में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। इसका एक ग्राफ भी होता है, कभी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। जैसे इसमें अगर हम t इक्वल टू 0 डाल दें, t 0 डाल देंगे तो ये e टू दी पावर 0 हो जाएगा 1, ये पूरा हो गया 1, और अगर ये पूरा 1 हो गया तो देख लो t का वैल्यू t नॉट। सही बात है, शुरुआत में T0 पर टेम्परेचर कितना था, T नॉट, और T टेंड्स टू इंफिनिटी कर दें तो e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी जो है ना, ये 0 होता है। तो ये वाला फैक्टर अगर 0 हो गया तो टेम्परेचर का वैल्यू सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर आफ्टर लॉन्ग टाइम ये सराउंडिंग टेम्परेचर अटेन कर चुका होगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, T0 पर T नॉट था, ये सराउंडिंग टेम्परेचर Ts, तो वक्त के साथ ये सराउंडिंग टेम्परेचर आफ्टर लॉन्ग टाइम सराउंडिंग टेम्परेचर को अटेन कर लेगा। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया और ये उसका एक्सप्रेशन हो गया। क्वेश्चन जब भी आता है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर, तो उस क्वेश्चन में हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन यूज नहीं करते हैं, इस तरह से इंटीग्रेट करके और फिर यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन जो भी दिया जाता है ना, वो क्वेश्चन डायरेक्टली इस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड होता है, डायरेक्टली। इसको हम लोग एवरेज फॉर्म भी बोल सकते हैं, इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एवरेज फॉर्म बोला जाता है। ये इसको एग्जैक्ट करके इंटीग्रेट करके एग्जैक्ट फॉर्म आ गया। जब भी क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन दिया जा रहा है तो वो इस फॉर्म को यूज करने के लिए या डायरेक्टली इस फॉर्म को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है। जैसे कि हम लोग अप्लाई करके देखते हैं तो बात समझ में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं।
टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी changes from 41 degree Celsius to 39 degree Celsius in 10 seconds. Surrounding temperature is 30 degrees Celsius. Find the time in which temperature of the body changes from 36 degree Celsius to 34 डिग्री सेल्सियस। तो एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 41 से 39 जाता है 10 सेकेंड में, तो हमको ये बताना है कि उसका टेम्परेचर 36 से 34 जाने में कितना समय लगेगा। सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस है। इसको अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का एक्चुअल मेथड क्या होना चाहिए। देखो ये जो हम लोग एक्सप्रेशन लिखे थे, समझते हैं बात को। देखो हमको दिया है कि 41 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस जाने में टाइम लगा 10 सेकेंड। तो 36 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस जाने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है, और सराउंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ठीक बात है। इसको अगर सॉल्व करना है तो जो एग्जैक्ट फॉर्म हम लोग लिखे थे, T इज इक्वल्स टू Ts प्लस T0 माइनस Ts e टू द पावर माइनस KT। एक्चुअल फॉर्म तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। अब इसमें देखो ये वाला जो डेटा दिया हुआ है ना, इनिशियली कितना था 41, बाद में कितना हो गया 39। तो शुरुआत में बॉडी का टेम्परेचर 41, बाद में कितना हो गया 39, सराउंडिंग टेम्परेचर 30 और टाइम है 10। इससे K का वैल्यू आ जाएगा। तो पहला वाला इंफॉर्मेशन K का वैल्यू निकालने के लिए और फिर दूसरी बार फिर से ये इक्वेशन यूज करेंगे, और अगली बार टेम्परेचर कितना है 36 पहले था, बाद में कितना हो गया 34। तो बाद में हो गया 34, शुरुआत में था 36, सराउंडिंग टेम्परेचर 30, टाइम निकालना है और K का वैल्यू पता है। तो बस पहले वाले इंफॉर्मेशन से K आ जाएगा, और K आ गया तो फिर इसमें पुट कर देंगे तो T का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन ये बोलना आसान है, करना बहुत डिफिकल्ट है। बिना कैलकुलेटर के ये काम नहीं हो पाएगा क्योंकि e टू दी पावर के फंक्शन में चला गया है। तो अब क्या है कि ये अब नॉर्मली इसको ऐसे हैंडल करना, ये बहुत ही कैलकुलेटिव हो जाएगा। कैलकुलेटिव भी क्या, बिना कैलकुलेटर के हेल्प से हम लोग नहीं कर सकते। तो ये कैलकुलेटर से करने के लिए दिया भी नहीं गया, इनफैक्ट ये इससे करने के लिए नहीं दिया गया है। तुम एक चीज देखो, जो चेंज इन टेम्परेचर है ना वो बहुत छोटा है। 41 से 39 2 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है। तो जो चेंज है ये dt है, टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है इसको हम लोग dt स्मॉल चेंज बोल सकते हैं। तो ये जो एवरेज फॉर्म है ना इसको यूज किया जाता है। dt बाई dt इज माइनस K टाइम्स T माइनस TS। टेम्परेचर का जो चेंज है वो बहुत छोटा है सराउंडिंग टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो dt कितना हो गया 2, टाइम कितना लिया 10 सेकेंड, इज इक्वल्स टू माइनस K टाइम्स T माइनस TS। T का वैल्यू कितना है, T हो गया यहां पे बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी का टेम्परेचर तो 41 से 39 गया है,
हम लोग यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर लेते हैं इस एवरेज फॉर्म में, माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, इससे के का वैल्यू आ जाएगा। अब अगली बार फिर से क्या हुआ, 36 से 34 गया, फिर से 2 का चेंज आया, कितना टाइम लगा पता नहीं, माइनस के टाइम्स, कांस्टेंट तो वही है। अब बॉडी का एवरेज टेम्परेचर कितना है, तो 36 प्लस 34/2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। इस तरीके से इसको यूज करना है, आराम से एकदम काम हो जाएगा। और आंसर जो है, क्योंकि चेंज बहुत छोटा है, तो एग्जैक्ट फॉर्म से करें या इससे करें, आंसर ऑलमोस्ट सेम आएगा, और वो इसी से करने के लिए दिया गया है तुमको। तो अब ये कैंसिल, अपने पास यहां आएगा T/10 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 40 माइनस 30, ऊपर आ गया 10, और 35 माइनस 30 ये आ गया 5, सेकेंड्स। तो 36 से 34 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का टाइम लगभग 20 सेकेंड। उससे भी करते तो यही बिल्कुल 20 सेकेंड के आसपास, एक आध डेसिमल का फर्क इधर उधर आ रहा होता, बहुत स्लाइट डिफरेंस आता। तो इस तरीके से न्यूटन्स लॉ के प्रॉब्लम को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। रेडिएशन वाले टॉपिक का, चैप्टर का अपना लास्ट टॉपिक है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। हेडिंग डाल लेते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये ब्लैक बॉडी के द्वारा एमिट किए गए रेडिएशन के बारे में बता रहा है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ये ब्लैक बॉडी के रेडिएशन के बारे में बता रहा है। इसका एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं क्या है, और एक ग्राफ है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का जो स्टेटमेंट है वो बोलता है कि कोई भी जो ब्लैक बॉडी है उसका जो रेडिएशन कर्व बन रहा है उसका पीक अलग अलग टेम्परेचर पर आएगा, और जो भी पीक रेडिएशन के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। तो ये हम जो भी बोले इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझते हैं। यहाँ वही बात लिखा हुआ है, द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व फॉर डिफरेंट टेम्परेचर विल पीक एट डिफरेंट वेवलेंथ दैट आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब समझते हैं। प्रीवोस्ट थ्योरी में एक बात बोला गया था, ठीक है, क्या बोला गया था कि कोई भी बॉडी जो है वो किसी भी टेम्परेचर पर, मतलब हॉट बॉडी अबव 0 केल्विन, तो 0 केल्विन से ऊपर है तो कोई भी बॉडी हर प्रकार का रेडिएशन एमिट करता है, हर पॉसिबल वेवलेंथ का। तो ये बात ब्लैक बॉडी के लिए भी वैलिड है। तो ब्लैक बॉडी के लिए कुछ एडिशनल थ्योरी भी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ब्लैक बॉडी किसी भी टेम्परेचर पर होगा वो हर वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट कर रहा होगा। ये काम हर बॉडी कर रहा है, कोई भी बॉडी है वो किसी भी टेम्परेचर पर है, हर वेवलेंथ का, हर प्रकार का रेडिएशन एमिट कर रहा है। हम लोग यहां ब्लैक बॉडी के लिए बात कर रहे हैं। तो उसका अगर एक ग्राफ बनाया जाए तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है। वाई एक्सिस पर जो है ई लैम्डा डी बाई डी लैम्डा, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। इस ग्राफ को जरा समझते हैं। ये ग्राफ ये बता रहा है कि किसी भी टेम्परेचर पर ये जो ब्लैक बॉडी है हर पॉसिबल वेवलेंथ का कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट कर रहा है। किसी भी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग देखोगे तो कुछ ना कुछ एमिसिव पावर है। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का क्या मतलब हुआ? एमिसिव पावर तो हम लोग जानते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो रेडिएट हो रहा है। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मतलब एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ।
एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ, मतलब अलग अलग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, इस वेवलेंथ के कितने करस्पॉन्डिंग कितना एमिसिव पावर निकल रहा है तो ये, इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितना तो ये। तो एमिसिव पावर को ऐसा समझ सकते हो कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ का कितना एमिसिव पावर है ना, उसको एक तरह से हम लोग स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बोल रहे हैं। हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग निकलने वाला एमिसिव पावर ही स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है, एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ। ठीक है, तो एक तरह से वाई एक्सिस पर एमिसिव पावर है और एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ है। हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग शुरुआत से लेकर अंत तक हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एनर्जी रेडिएट हो रहा है, जैसा कि प्रिवोस्ट थ्योरी में भी बोला गया था। और जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा एमिसिव पावर है, इसको हम लैम्डा एम बोल रहे हैं। तो ये जो इस कर्व का जो पीक आया है, जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग ये पीक आया है, दिस वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया बी का वैल्यू से हम लोग को मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इस रिलेशन से मतलब है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बी इज ए कांस्टेंट। यही बात ये बोल रहा है कि द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व है, फॉर डिफरेंट टेम्परेचर विल पीक एट डिफरेंट वेवलेंथ। अलग अलग टेम्परेचर पर अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व बनाएंगे तो उसका पीक भी अलग अलग वेवलेंथ पे आएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे, इससे ज्यादा टेम्परेचर पर ड्रॉ करोगे, टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो वेवलेंथ कम, मतलब ये जो मैक्सिमा आ रहा है ये थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। टेम्परेचर घटा दोगे तो मैक्सिमा इधर शिफ्ट हो जाएगा। यही बात ये बोल रहा है कि एट डिफरेंट टेम्परेचर्स द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व फॉर डिफरेंट टेम्परेचर विल पीक एट डिफरेंट वेवलेंथ एंड दैट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस ग्राफ का एरिया क्या देगा? ठीक है, एरिया अगर इस ग्राफ का देखा जाए, इंटीग्रल वाई डी एक्स मतलब इंटीग्रल ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, और ई लैम्डा क्या चीज है? ई लैम्डा है डीई बाई डी लैम्डा। तो डीई बाई डी लैम्डा इंटू डी लैम्डा कैंसिल, इंटीग्रल डीई, और इंटीग्रल डीई मतलब ई मतलब सिग्मा टी का पावर 4। एमिसिव पावर, इस ग्राफ का एरिया क्या दे रहा है? इस ग्राफ का एरिया एमिसिव पावर दे रहा है, ये याद रखना। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एमिसिव पावर, मतलब हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो टोटल एनर्जी निकल रहा है वो ये रिप्रेजेंट करेगा। कभी कभी एक स्ट्रिप दे देगा, है ना, किसी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग ये स्ट्रिप दे दिया एक छोटा सा, तो इस स्ट्रिप का जो एरिया है ना, सपोज यहां का लैम्डा है लैम्डा डैश, ठीक है, तो इस स्ट्रिप का जो एरिया है डी ए, ये क्या दे रहा है? दिस इज एमिसिव पावर करस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ लैम्डा डैश। यहां अगर एक पतला सा लैम्डा डैश वाले पे एक पतला सा स्ट्रिप कंसिडर करोगे, इसका एरिया निकालोगे ना, तो इसका एरिया इसके करस्पॉन्डिंग जो इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितना एमिसिव पावर निकल रहा है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या है? एमिसिव पावर पर यूनिट वेवलेंथ। यूनिट वेवलेंथ के लिए कितना है? तो अलग अलग वेवलेंथ का निकल रहा है, तो टोटल एरिया निकाल लोगे तो पूरा एमिसिव पावर मिलेगा, और कोई पतला सा स्ट्रिप का एरिया लोगे तो उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कितना एमिसिव पावर मिल रहा है ये हम लोग को पता लग जाएगा। ठीक है, अब अगर हम मान लो दो अलग अलग टेम्परेचर पर ये वाला ग्राफ बनाएं ब्लैक बॉडी के लिए, तो ग्राफ कैसा दिखेगा?
ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा का ग्राफ। ये T1 टेम्परेचर पर और ये T2 टेम्परेचर पर। एक ब्लैक बॉडी के लिए दो अलग अलग ग्राफ ड्रॉ किए हैं। तो ये देखो, इसका जो वेवलेंथ है लैम्डा m1, इसका वेवलेंथ छोटा है, मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है पक्का, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ऊपर वाला ग्राफ ज्यादा टेम्परेचर पर है। तो दो चीज हुआ, बात को समझना है यहां पर। एक तो वेवलेंथ जो है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ इधर शिफ्ट हो जाएगा, और दूसरा पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा तो एमिसिव पावर भी बढ़ जाएगा, E2 विल बी ग्रेटर देन E1। तो जो एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ, वो इंक्रीज कर जाना चाहिए। ठीक है, तो अब टेम्परेचर बढ़ा तो इस टेम्परेचर पर T2 पर अब ज्यादा एमिसिव पावर आएगा, तो इसका एरिया विल बी ग्रेटर देन दिस एरिया। एक और बात दिमाग में रखना, पीक इधर शिफ्ट हुआ टेम्परेचर बढ़ने पर, ग्राफ ऊपर शिफ्ट हुआ, एरिया बढ़ गया। और ऐसा नहीं होगा कि किसी वेवलेंथ के लिए एरिया तो ऊपर शिफ्ट हो गया, लेकिन किसी वेवलेंथ के लिए एनर्जी घट गया हो। मतलब कि अगर इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग पहले इतना था, तो अब उससे डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगा। हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जितना एनर्जी पहले निकल रहा था, अब नए टेम्परेचर पर, बढ़े हुए टेम्परेचर पर उससे ज्यादा ही होगा। मतलब ऐसा ग्राफ नहीं बन सकता। ये हुआ, इधर शिफ्ट हो गया और ये ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया कि इस ये वाला वेवलेंथ का जो एनर्जी है, पहले तो इतना निकल रहा था, ये T1 टेम्परेचर, ये T2, पहले इतना निकल रहा था, और अब टेम्परेचर बढ़ाने पर ये इतना घटेगा नहीं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हर एक वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी था वो इंक्रीज होगा, ओवरऑल एनर्जी भी इंक्रीज होगा, हर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी इंक्रीज होगा, और पीक जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में। तो यहां पर अपना हीट ट्रांसफर कंप्लीट होता है।